बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस में अभी भी बहुत लंबी कानूनी जंग जारी है। इन्होंने कानून को ख़रीद कर अपने मुताबिक जो है इन चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश की है। और ये नेटवर्क आपको बताती चलूँ कि बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म के नेटवर्क है। और ये इस वक्त अगर हम सारे सिनेरियो को देखें तो ये निज़ाम इंसाफ पर मुकम्मल तौर पर हावी नज़र आ रहा है। लेकिन जी मेहदी अली काज़मी साहब की अगर हम बात करें तो ये जंग ना मेहदी अली काज़मी की है, ना ही सिर्फ दुआ ज़ारा की है, बल्कि अब तो ये जंग पाकिस्तान की तमाम उन बेटियों की जंग बन चुकी है जिनके साथ ये सब कुछ होता है। और किसी न किसी वजह से उनके वालिदैन जो है वो चुप करके बैठ जाते हैं, चाहे वो इज़्ज़त का डर हो, चाहे उनके पास पैसे नहीं होते, चाहे वो दुनिया को फेस नहीं कर सकते। तो अब ये सिर्फ दुआ ज़ारा का केस नहीं है, ये पूरी कौम की बेटियों का केस बन चुका है। दुआ ज़ारा को इंसाफ दिलाने के लिए अब मेहदी अली काज़मी साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उनकी टीम भी उनके साथ मुकम्मल तौर पर ताउन कर रही है। उनकी कानूनी टीम का हिस्सा फयाज़ जामे पहले दिन से ही बहुत अच्छे अंदाज में इस केस को लेकर आगे चल रहे हैं और बड़े ही सरगर्म अमल रहे। दुआ ज़ारा केस को ख़राब करने की कोशिश की गई और इस नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं, किस तरह से मामलात को लेकर चल रहे हैं और क्या क्या गंद मचाने की कोशिश करें, इस हवाले से आज मेरे साथ मौजूद हैं फयाज़ जामे साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। सर, दुआ ज़ारा के फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ सामने आते हैं, किस तरह से इन इंटरव्यूज़ के ज़रिए मेहदी अली काज़मी को गिराने की कोशिश की गई है? जी मारिया, इसमें ऐसा ही बेसिकली ये इंटरव्यू नहीं, ये एक जामे शरी इंटरव्यू था। आपने देखा कि जब कोई मेहमान आता है उसके सामने गिलास रखा जाता है, बोतल नहीं रखी जाती पूरी की पूरी। तो ये बोतल रख के जो इंटरव्यू किया गया, ये बेसिकली जामे शरी प्रोडक्ट्स को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की गई है। और इंटरव्यू के ऊपर क्या बात करनी है, ये तो प्री प्लान इंटरव्यू था। आपने देखा कि इस तरह के पहले भी स्टेटमेंट्स ये बच्ची से दिलवाते रहे हैं और ये प्योरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। मैं जिस तरह पहले दिन अपनी स्टेटमेंट पे कायम था, आज भी उसी तरह से स्टेटमेंट में कायम हूँ। और आपने देखा कि ये सारी चीज़ें प्रूव होगी और इनके ताने बाने जो थे वो सारे इकट्ठे हो गए। आज वो सिंध पुलिस के DSP साहब जो हैं उन्होंने भी इन्हीं के एक दो चैनल जो हैं उनको इंटरव्यू दे दिया और कहा कि वालिदैन वहाँ पे क्या कर रहे हैं। और आपने देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो सब के लिए न्यूट्रल होते हैं, वो कभी इस तरह की कैपेसिटी में आके वन साइडेड इंटरव्यू नहीं दिया करते। तो ये सारी कहानी तो खुल गई कि इसके पीछे कौन है, माफिया है। और उन्होंने फिर ये भी बता दिया अपने इंटरव्यू में कि बच्ची जो है उसको आउट ऑफ कंट्री लेकर जाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली बात है कि ये वहाँ पे जाके बच्ची जो है उसको एक्सपोर्ट कर देंगे और इस तरह से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो केस है वो अपने अंजाम तक पहुँच जाएगा। और ये बड़ी सफाई से इन्होंने, आपने देखा कि इलीगल काम को लीगल तरीके से मैनेज कर दिया। आपने देखा कि इस केस में बड़े उतार और चढ़ाव आए। एक स्टेज ये थी कि पहले दिन ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने 160 की स्टेटमेंट 164 की स्टेटमेंट करवा के इस केस को ख़राब करने की कोशिश की। उसके बाद फिर मेरी एंट्री हुई, मैंने निकाहनामा जाली साबित किया, मुल्ज़मान को अरेस्ट करवाया। मुल्ज़मान को अरेस्ट करवाने के बाद दुआ ज़हरा को जो है सिंध में पेश करवाया, एक IG को तब्दील करवाया। और एट दी एंड ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन्होंने टेक्निकली एक जाली डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर इस केस को ख़राब किया और उस केस के ऊपर अब FIR भी ये कैंसिल करने ही जा रहे हैं। तो ये मिली भगत तो साफ क्लियर होगी। इसमें एक मुख्तसर सी बात है कि घर का जो होता है रखवाला, घर का चौकीदार जो होता है, वही अगर चोर के साथ मिल जाए, वही अगर मुजरिम के साथ मिल जाए तो फिर इंसाफ के इम्कान बहुत कम रह जाते हैं। फिर इसमें यही चीज़ है कि सिंध पुलिस जो है वो सबके लिए न्यूट्रल थी। उन्होंने एक मुल्ज़िम का साथ किया और आपने देखा कि ज़हीर के साथ उसको बैठा कर लाए। तो ये जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और 14 साल की बच्ची का स्टेटमेंट जो मैं कहता रहा हूँ कि कोई अहमियत नहीं, वो उसके बयानात से ही वाज़े हो रहा है। आप देखें कि पहले उसने कहा, बच्ची ने कहा कि मैं 17 से 18 साल, अब मेरी उम्र 17 से 18 साल है और अगर मेडिकल को दुरुस्त मान लिया जाए तो वो 16 से 17 साल आई है। दूसरे पॉइंट पे आए तो दूसरा पॉइंट ये है कि अब वो यूट्यूब चैनल पे जाकर कह रही मेरी उम्र तो मेरी पैदाइश 2006 में हुई है, तो उसके मुताबिक 16 साल एज बनती है। अब तीसरी बात आ जाए तो निकाहनामे में उसने अपनी उम्र 18 साल लिखवाई है। निकाहनामा भी डिस्प्यूटेड है और उसके किसी बयान में कोई क्लैरिटी नहीं, कहीं वो 18 साल कह रही, कहीं वो 17 साल कह रही, कहीं वो 16 साल कह रही। सही। तो ये केस तो क्लियर हो गया। और उसके बयान के ऊपर अदालत ने, जो इमेच्योर लड़की है जिसके किसी बयान के कोई हैसियत नहीं है, क्लैरिटी नहीं है किसी बयान में, तो उसके बयान को वैलिड मान के माशाल्लाह से अदालत ने उसकी जो है कस्टडी, उसको सेट एट लिबर्टी किया। लेकिन पुलिस ने उसकी कस्टडी ज़हीर को दे के और FIR कैंसिल करके ये प्रूव कर दिया कि ये जो है
उनके साथ मिल चुके हैं और ये सारा गैंग आपके सामने है। फैज साहब, इस केस में आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मेहदी भाई जो है जिस तरह से उनके डॉक्यूमेंट्स इग्नोर किए गए, और इसमें मैं सारी चीज़ें तो आपके सामने ही है। केस जो है वो सारी दुनिया मान चुकी है एक, और सबको पता चल गया कि हक और सच क्या है। और इंशाल्लाह आपने देखा कि इस तरीके से मुझे और मेहदी भाई को थ्रेट्स किए आए, हमारी किरदार कशी की गई। किरदार कशी इसीलिए की गई, हमें कहा गया जी आपको लॉ नहीं आता, मेहदी साहब को कहा गया कि ये झूठा है। तो बेसिकली ये एक प्री प्लान्ड माफिया है जो इनको पे कर रहा है, और इनका मकसद यही है कि मैं भी मामले से निकल जाऊँ, मेहदी भी चुप करके बैठ जाए, और इस तरह जो है लाखों बच्चियाँ जो हैं जो दुआ ज़हरा की शक्ल में इस दरिंदगी का निशाना बन चुकी हैं, उनके साथ उनकी इज्जतों के साथ खेलने का इनको एक मौका मिल जाए। ये मैं सलाम पेश करता हूँ कि मेहदी साहब ने इस काम में आवाज़ उठाई और मर्द मजाल की तरह डट के खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करे, और इंशाल्लाह इस सिलसिले में अगर हमें अदालतों से इंसाफ ना मिला तो एक वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट निकलेगा, और इसको हम चेंज करवा के रहेंगे, क्योंकि ये किसी शिया सुन्नी और किसी देवबंदी या वहाबी का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है, सबकी बहन बेटियों का मामला है। और इस तरह से कई बच्चियां जो हैं वो अपनी इज्जतों से महरूम हो जाएंगी, और ये इसी तरह से कानून का मजाक उड़ाते रहेंगे। जो ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी जो है, ये इंशाल्लाह हम नहीं चलने देंगे। और इसमें अब आगे हम लीगल जो प्रोसीजर है उसके बारे में हमारी टीम जो है वो जिब्रान नासिर साहब भी हमारे भाई हैं जो कराची में हैं, उनके साथ मेरी डिस्कशन जारी है। हम इसको देख रहे हैं कि आगे लीगली इस चीज़ को कैसे देखना है, और इसमें इंशाल्लाह एक का पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट निकलेगा और इस सिस्टम के ख़िलाफ़, और इसको चेंज करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह ये चेंज होकर रहेगा। हमारे साथ तो चलें जो होना था, लेकिन ये हम लोगों की बच्चियों के लिए निकलेंगे ताकि आइंदा इसके बाद कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वाक़या ऐसा ना हो। अच्छा फयाज साहब, कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, सच तो हमेशा सामने आना ही होता है। 2000 से ज़बरदस्ती जितने भी बयानात दिलवाए जा रहे हैं, हर बयान दूसरे बयान से मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ होता है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मारिया, इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो जिस तरीके से इंटरव्यू को प्लान किया है वो आपने देखा है कि बच्ची कहती है जी मैं ज़हीर से रब्ता किए बगैर ही लाहौर पहुँच गई, और संडे वाले दिन पहुंच गई, और रात के 2 बजे उसको यूनिवर्सिटी भी खुली मिल गई, और एक लड़की भी मिल गई, और फिर लड़की के नंबर से मोबाइल नहीं लेकर आई, टैब में सिम नहीं थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि टैब में सिम डलती ही नहीं है। एक झूठ यहाँ से पकड़ा गया। फिर दूसरी बार लड़की जनाब बाई चांस बगैर किसी से रब्ता किए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँच जाती है, और यहाँ से यूनिवर्सिटी भी खुली मिल जाती है, और वहाँ से एक लड़की मिल जाती है। संडे वाले दिन यूनिवर्सिटी खुली मिल जाती है, और रात के 2 बजे एक लड़की मिल जाती है, और उसके मोबाइल से वो ज़हीर को फ़ोन करती है, और ज़हीर बगैर रब्ता किए फ़ौरी तौर पे रात के 2 बजे वो 22,000 रुपये भी लेकर आ जाता है, और वो टैक्सी ड्राइवर को दे देता है। और वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो एक कम उम्र बच्ची के साथ बगैर किसी किराया तय किए ही लाहौर से कराची तक आ जाता है। तो ये ऐसी कहानी जो है, ये वीर ज़ारा की स्टोरी जो है वो फिल्मों में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। प्रैक्टिकली बगैर किराए से यहाँ से 2 किलोमीटर सफ़र करना मुमकिन नहीं है, और ये तो दूसरे सूबे की बात है, और ना ही प्रैक्टिकली संडे वाला दिन पंजाब यूनिवर्सिटी ओपन होती है, और ना ही ये सारी चीज़ें इस इंटरव्यू के ऊपर क्या बात कर रही हैं। ये इंटरव्यू जो है, और जगह जगह से इसको कट लगे हुए हैं, और इसको एडिट किया गया, और इशारे करके उसको गाइड कर रही हैं, सवालों में जवाब कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और इसमें मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो लोग इनका हाल कर रहे हैं आपने देखा, और आगे आगे आप देखना कि इनके साथ होता क्या है। जिल्लत इनका मुकद्दर बन जाएगी, लोग इनके ऊपर थूकेंगे, और मैं हैरान हूँ कि ये जिंदा कैसे हैं। इतनी जिल्लत और बदनामी के बगैर ये भी जी रहे हैं, तो ये इनकी हिम्मत है, इतनी बेशर्मी लेके भी अभी तक जिंदा है। बहुत शुक्रिया जी, फयाज रामे साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह ताला मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर 2000 के वालिद मेहदी अली काज़मी साहब खड़े हुए हैं ना, तो हमें उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अब अगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि उनको कानून पे यकीन है या उनको अदालतों पे यकीन है, तो फिर हमें उनका जो है बाजू बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उनका मोराल जो है वो डाउन नहीं करना चाहिए। अगर वो इस यकीन से आगे बढ़ रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला इंसाफ होगा, हक़ और सच की जीत होगी, तो बिल्कुल जी हमारा भी यही मानना है कि अल्लाह ताला जो है बेहतरीन करेगा, हक़ और सच की जीत होगी, और जो गलत करते हैं वो नीस्त नाबूद होंगे। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।